अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियो लर्निंग। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू के बारे में, रिस्पॉन्स टू इमोबिलाइजेशन एंड स्ट्रेच। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया मसल, टेंडन और कनेक्टिव टिश्यूज। टेंडन क्या होता है? जो मसल को बोन के साथ अटैच करता है, और कनेक्टिव टिश्यू हर मसल के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। ठीक है। सबसे पहले तो हमें सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉपर्टीज पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपके साथ सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलास्टिसिटी की। इलास्टिसिटी ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी। अब इसमें क्या होता है कि सपोज करें कि ये एक नॉर्मल स्प्रिंग है, ये एक नॉर्मल स्प्रिंग है। ठीक है। अब इसको जब मैंने स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की, ये एक नॉर्मल स्प्रिंग है, मैंने इस पे स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की तो इसने कुछ इस तरह अपनी लेंथ को इंक्रीज किया, और जब मैंने इसको वापस छोड़ दिया, जब मैंने स्ट्रेच फोर्स को रिमूव कर दिया, तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। ठीक है। रिटर्न टू नॉर्मल। तो जब मैंने इसको वापस छोड़ा तो ये वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। ये थी इलास्टिसिटी। अब बात कर लेते हैं विस्को इलास्टिसिटी क्या होती है। विस्को इलास्टिसिटी। अब विस्को इलास्टिसिटी में क्या होता है? इसमें दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी दोनों। अब ये एक्चुअली टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अब इसमें पता क्या होता है? जब भी हम स्ट्रेच फोर्स अप्लाई करते हैं तो इनिशियली वो रेजिस्ट करता है। ठीक है। और उसके बाद सस्टेन, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उसे सस्टेन रखते हैं, उसको उसी पोजीशन में रखते हैं। तो फिर वो उसको फिर जब हम स्ट्रेच फोर्स रिमूव करते हैं तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन उसको अडॉप्ट करने के लिए उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। ठीक है। इनिशियली वो रेजिस्ट करता है, लेकिन जब हम दोबारा फिर करते उसी पोजीशन में उसको लेंथन करके रखेंगे तो वो पोजीशन वो लेंथ इंक्रीज कर लेता है और लेंथ को चेंज कर लेता है, और जब हम स्ट्रेच फोर्स रिमूव करते हैं तो वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है। स्प्रिंग की एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगी, बहुत ही आसान है कि ये एक नॉर्मल स्प्रिंग है। अब हमने यहाँ पे प्री स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की, प्री स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की। अच्छा, जब हमने स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ? उसने एक टाइम लिया और हमने उसी पोजीशन में उसको थोड़ी टाइम के लिए रखा, तो उसने अपनी लेंथ तो चेंज कर ली, चेंज इन लेंथ। ठीक है। उसने लेंथ चेंज कर ली, लेकिन और फिर उसके बाद जब हमने उसको छोड़ दिया, स्ट्रेच फोर्स रिमूव की, तो क्या हुआ? वो नॉर्मल आ गया। लेकिन बात ये है कि ये इनिशियली इसने रेजिस्ट किया था। ठीक है। इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी आ गई इसमें। अब इलास्टिसिटी और विस्को इलास्टिसिटी में क्या फर्क है? अब इलास्टिसिटी में वो क्विकली वापस अपनी पोजीशन पे आ गया था, जबकि विस्को इलास्टिसिटी के लिए हमें उसको थोड़ी देर के लिए उसी पोजीशन में रखना पड़ा। सपोज कर लें कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब हम हैम स्ट्रेच करते हैं, जब हम खड़े होते हैं और बैंड होके अपने टो को हाथ लगाते हैं, तो इनिशियली मसल रेजिस्ट कर रहा होता है, वो वाली पोजीशन एक्सरसाइज हमसे नहीं हो रही होती, लेकिन एक सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बार बार वही चीज करते हैं, तो क्या होता है? मसल अपनी चेंज कर लेता है। ठीक है। उसको इनिशियली तो रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन बाद में वो उसकी वो पोजीशन को अडॉप्ट कर लेता है और हमारा पाँव जो हमारे हाथ पाँव को लगने लग जाते हैं। ठीक है। ये थी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी भी आ गई, और इलास्टिसिटी की भी, दोबारा अपनी पोजीशन पर रिटर्न हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी में क्या होता है? अब प्लास्टिसिटी में सपोज करें कि वही एक नॉर्मल स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है नॉर्मल। ठीक है। अब हमने इस पे जब स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की, जब हमने इस पे एक स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की, तो क्या हुआ? रिटर्न हमें क्या मिला? उसने एक अलग ही अपनी जो पोजीशन, वो एक अलग ही अपनी शेप चेंज कर ली। ठीक है। ओवर स्ट्रेच हमने किया, हमने एक स्प्रिंग लिया, उसको ओवर स्ट्रेच किया, जबरदस्ती हमने ओवर स्ट्रेच कर दिया। ठीक है। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि उसने अपनी लेंथ चेंज कर ली, अपनी शेप चेंज कर ली। सपोज करें कि रबर ले रही हूँ, अब रबर में मैंने क्या किया? उसको इतनी जोर से खींचा। ठीक है। ओवर स्ट्रेच किया तो क्या हुआ? वो टूट गई, और टूटने से क्या हुआ? एक अलग ही शेप आ गई, एक अलग ही
लेंथ में कन्वर्ट होगी। सो ये थी प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में ना एक एग्जांपल आती है लिगामेंट स्प्लेन हो जाता है इस केस में। अब ये एक अलग चीज है, ठीक है, वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉपर्टीज तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अब आगे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल डिस्कस करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज क्या होते हैं और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज क्या होते हैं, ठीक है। सो ये मसल में दो कंपोनेंट्स हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो आपको मसल का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। अब जब तक मैं ये नहीं बताऊंगी तो आपको कॉन्ट्रेक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल क्या होता है, क्यों वो कंपोनेंट्स क्या हैं, तो वो आपको कैसे पता चलेगा। सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एक मैंने मसल लिया, ठीक है, ये मैंने एक मसल लिया, ठीक है। अब ये जो मसल है ये बोन के साथ अटैच है, ठीक है। किसके थ्रू अटैच है? टेंडन के थ्रू। अब जब मैं इसे कट कर लूंगी, क्रॉस सेक्शन इसका बना लूंगी, तो ये कुछ इस तरह की शेप आ जाएगी। अब इसमें क्या, अब ये एक मसल हो गया, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ये हो गया। अब इस एक मसल के अंदर ये मसल के फाइबर के बंडल्स है, बहुत सारे मसल के फाइबर्स के बंडल्स हैं, ठीक है। अब जो ये मसल के फाइबर्स के बंडल्स होते हैं उसे हम कहते हैं फेसिकल्स, ठीक है। जो बंडल के फाइबर्स होते हैं ना, मसल के फाइबर के जो बंडल्स है इतने सारे, उसको हम कहते हैं फेसिकल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब ये फेसिकल्स हो गया। अब एक बंडल, ये एक बंडल लिया, अब एक बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, ठीक है। एक बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, और एक फाइबर को जब मैंने अलग किया तो इसे हम क्या कहते हैं, मसल सेल भी कहते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं। अब एक फाइबर को जो मैंने अलग किया इसे हम मसल सेल और स्ट्रक्चर यूनिट भी कहते हैं। अब इसे हम मसल सेल और स्ट्रक्चर यूनिट भी कहते हैं। अब इस एक फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं, ठीक है, मायोफिब्रिल्स होते हैं। और ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ये थिक और थिन फिलामेंट्स के होते हैं, ठीक है। ये थिक और थिन फिलामेंट्स के होते हैं जो कि सार्कोमियर कहलाते हैं, ठीक है, जो डार्क और लाइट बैंड बना रहे होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये थिक और ये थिन फिलामेंट, ये मैंने बना लिए थिक फिलामेंट और ये थिन। अब जो थिक फिलामेंट होते हैं वो मायोसिन से, और जो थिन फिलामेंट होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन से बनते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट बनाया, ये सारा कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट है, ठीक है। अब ये सारा जो कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट है, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होती है। जब भी कोई स्टिमुलस हम देते हैं मसल को, जब भी हम कोई स्टिमुलस मसल को देते हैं तो मसल को ये फाइबर्स होते हैं ये क्लोज आ जाते हैं और मसल को शॉर्टन हो जाता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट की। ये सारे तो था कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट, कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट्स के बारे में। सो हर मसल की अराउंड डिफरेंट कवरिंग्स होती है, ठीक है। जैसे ये एक मसल था, ये पूरा एक मसल था। अब इस मसल के अराउंड एक कवरिंग होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसके अराउंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। इसके अराउंड कवरिंग होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम कहते हैं एपीमाइसियम, ठीक है। इसको हमने कहा एपीमाइसियम। अब जो फेसिकल की कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम। ये मैंने फेसिकल लिया ना, जो बंडल्स मसल फाइबर्स के बंडल्स थे, ठीक है। अब ये जो फेसिकल की कवरिंग है ये सारे, अब ये एक मैंने लिया था, अब इसमें जो फेसिकल की कवरिंग है इसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम, ठीक है। अब मसल फाइबर के अराउंड जो हो गया, ये जो मसल फाइबर मैंने बनाए थे मसल फाइबर्स, ठीक है। अब इसके अराउंड जो कवरिंग होगी ना उसे हम कहते हैं एंडोमाइसियम, उसको हम कहेंगे एंडोमाइसियम। अब ये जो जितनी भी लेयर्स हैं ये सारी क्या है, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट, ठीक है। ये सारा नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट है, और जो इससे पहले हमने सारा डिस्कस किया था वो था कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट, ठीक है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया, एक बैकग्राउंड हमें समझ आ गया। अब हम जब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज
टू रिस्पॉन्स टू द इमोबिलाइजेशन और स्ट्रेच के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल कॉन्ट्रेक्टाइल कंपोनेंट में उनके रिस्पॉन्स देखेंगे, तो फिर हमें बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे वो डिस्कस करूंगी। थैंक यू।